हरियाणा में राहुल राहुल बीजेपी की लुटिया डूबी। ये अंतिम 4 दिन का जो प्रयास है उसके बाद उसका पहला दिन जो बीता है उसके बाद ये प्रतिक्रिया बनती है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के सम्मानित सीनियर जर्नलिस्ट ओंकारेश्वर पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो कांग्रेस ने पहला दिन बिताया और सड़क पर बिताया, जन सरोकार की यात्रा, जन यात्रा करते हुए 2 सभाएं की। पहली सभा एक ऐसे जगह से की जहां महाभारत में शंखनाद किया गया था युद्ध का, नारायणगढ़। और अंतिम सभा जो कुरुक्षेत्र में की गई जहां पूरी लड़ाई लड़ी गई। और प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि गीता का जो संदेश है, न्याय की जो लड़ाई है वो हम लड़ रहे हैं, शांति का संदेश, सबके लिए न्याय। और राहुल गांधी ने भी कहा कि जो चक्रव्यूह है, वो संसद में दिया गया बयान चक्रव्यूह को लेकर के उसको दोहराया उन्होंने कि जो चक्रव्यूह है रचा गया था कमल के रूप में, तब भी था पद्मनाभ, और उसी रूप में आज भी है। आज भी चक्रव्यूह रचा जा रहा है और हमें इस लड़ाई को लड़ना है। पूरे राहुल गांधी के अगर भाषण को हम देखें तो जो कुछ एक बातें हैं, हालांकि राहुल गांधी का जो भाषण है उसमें इतने अवयव हैं, इतने कंटेंट्स हैं कि वो छूट जाता है जितनी भी हम बात करते हैं। यही इस भाषण की गहराई में लगती है। भाषण में बहुत लोगों को लगता है कि वो रिपीट करते हैं, लेकिन उस रिपीटेशन में भी बहुत सारी बातें नई रहती हैं जो पकड़ने की बात होती है। राहुल गांधी ने कहा कि ये इस देश में मोदी जो भी नीतियां बना रहे हैं वो नीतियां जनता से पैसा छीनने वाला और उद्योगपतियों के हाथों में पैसा देने वाला। उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल का उदाहरण दिया, कृषि कानून का उदाहरण दिया, अग्निवीर को भी बताया कि ये पेंशन लूटने का प्रोग्राम है और अडानी के लिए प्रोग्राम है। उन्होंने बहुत सारी बातें रखी और कहा कि जो भी कार्यक्रम लेती है, जमीन छीनती है, ये नौकरी छीनती है, ये सिर्फ छीनने का काम सरकार करती है। और वो पैसा जो जनता का कट रहा है, उन्होंने एक टर्म भी दिया कि अडानी के पास जो बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो सुनामी की तरह आ रहे हैं, और जनता के पॉकेट से जो पैसे जा रहे हैं वो तूफान की तरह जा रहे हैं। जनता के पैसे जा रहे हैं और सुनामी के अकाउंट में आ रहे हैं। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। और हरियाणा की लड़ाई को देखिए, पूरे भाषण में ऐसा नहीं कि नेशनल लेवल की स्पीच है, हरियाणा से कनेक्टिंग है। हरियाणा के मुद्दे को वो नेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं और नेशनल लेवल के मुद्दे को लाके बोल रहे हैं देखो हरियाणा में भी यही हो रहा है। तो यही कारण है कि जैसे ही राहुल गांधी अडानी मोडानी या मोदी अडानी कहते हैं, पब्लिक एकदम चीयरफुल मूड में आ जाती है और आवाज करने लगती है कि ये सही कह रहे हैं। ये एक पहलू हुआ उनके भाषण का। दूसरा पहलू है भीड़। भीड़ जितनी जुटी है वो भीड़ हाल फिलहाल में किसी नेता के पास में जुटी नहीं थी। और तीसरी बात है, हालांकि भीड़ का दूसरा पहलू है कि दूसरे पक्ष के पास भीड़ नहीं आ रही है, वो दूसरा पक्ष है। लेकिन तीसरी बात है कि भीड़ का जो नेचर है, और खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर्स में जो आक्रामकता आई है, वो आक्रामकता भी पहले नहीं दिख रही थी, पहले कभी नहीं दिखी थी। हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने उसको पाया था, लेकिन ये थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पर आक्रामकता है। पूरी वैचारिक स्पष्टता के साथ मोदी सरकार पर आक्रामकता है और जनता के समर्थन से यह आक्रामकता बढ़ गई है। और इन्हीं कारणों से वो जीटी रोड जो इन्होंने पकड़ा है अभी यात्रा के लिए राहुल गांधी ने, उसका एक तो हमने महाभारत के हिसाब से बताया, दूसरा राजनीतिक नजरिए से देखिए। एक पॉइंट अनिल विज के इलाके से और दूसरा पॉइंट नायब सिंह सैनी के इलाके तक आज की यात्रा जहां शुरू हुई और खत्म हुई। तो एक मुख्यमंत्री
और दूसरा मुख्यमंत्री की चाहत रखने वाला कद्दावर नेता। और ये सब लोग मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दोनों नेता चुनाव हारेंगे। पूरे आपको जीटी रोड बेल्ट में 23 सीटें पड़ती हैं विधानसभा की, और आज 3 से ज्यादा सीटें बीजेपी स्थिति में नहीं है कि जीत पाए आउट ऑफ 23। ये जो लोग भी देख रहे हैं, परख रहे हैं, स्थानीय स्तर के पत्रकार हैं जो जान रहे हैं, वहां से जो फीडबैक मिल रहा है उसका ये हम आपको क्रक्स बता रहे हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि हरियाणा में राहुल बीजेपी की लुटिया डूबी। अब मैं सीधे आपके पास, मैंने ये ब्रीफिंग थोड़ी सी अपने दर्शकों के लिए की है ताकि अब जब आपके सामने प्रश्न हम करें तो वो प्रश्न उनको ज्यादा समझ में आए। कारेश्वर पांडे सर, आप ये देखें कि ये जो अंतिम 4 दिन कांग्रेस को मिला है ये बीजेपी की कृपा से मिला है। बीजेपी ने चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, ये हमारे एक्सटेंड करिए प्रोग्राम, और 4 ही दिन एक्सटेंड हुआ, 1 तारीख से 5 तारीख। और अब ये 4 दिन जो है पछताना पड़ेगा बीजेपी को कि क्यों एक्सटेंड करवाया। जी देखिए, अभी कल ही मैं कहीं सुन रहा था, जो जाने माने सिफोलॉजिस्ट रहे हैं और अब वो राजनीतिक नेता भी हैं वैसे, लेकिन उनको हरियाणा के राजनीतिक और जमीनी हालात की अच्छी समझ है, जानकारी है और वो बिलोंग करते हैं। योगेंद्र यादव से सवाल किया गया था कि हरियाणा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कि वहाँ क्या चल रहा है, कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो उन्होंने बहुत सही तरीके से बात कही, इसलिए मैं उनको कोट करते हुए रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक बात कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है। दूसरा पक्ष ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हरियाणा में कांग्रेस का जो है वो तूफान चल रहा है। और तीसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हरियाणा में सुनामी चल रही है। अब इन तीनों में से कोई चूज कर लीजिए कि सुनामी चल रही है, कि तूफान है, कि आंधी है। अगर आंधी मिनिमम मान लें तो फिर भी आप देख रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। बात अब जीत और हार की नहीं, बात ये है कि अब हरियाणा में कितनी सीटें बीजेपी को बच जाएंगी। उनके तमाम तिकड़मों के बावजूद, उनके तमाम तरीके से लो लेवल पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जो वहां वो कर रहे हैं। अब सोचिए, गोपाल कांडा जैसे व्यक्ति के लिए उन्होंने सीटें छोड़ी, अपने उम्मीदवार को ही हटा दिया। तो कहाँ-कहाँ वो कैसे मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने मायावती की टीम को भी लगाया है कि बसपा भी वहाँ चुनाव प्रचार करे। उन्होंने शैलजा को भी भड़काने की कोशिश की कि वो दलित वोटों में कुछ वो हो जाए। राहुल गांधी ने दोनों को हाथ मिला के और स्टेज पे खड़ा कर दिया, भूपेंद्र हुड्डा को और उनको शैलजा को भी। तो जो भी कोशिश बीजेपी कर रही है वो नाकाम हो रही है। और जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो वहां सुनामी की ही तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की वहां सुनामी चल रही है। अगर कोई किसी तरह का इलेक्शन कमीशन रिलेटेड कोई गड़बड़ी, ईवीएम रिलेटेड गड़बड़ी नहीं होती है, तो जमीन अच्छा एक मैसेज वहां गया है हरियाणा के लोगों में कि भाई अगर थोड़ा बहुत वोटों का परसेंटेज कम हुआ तो हो सकता है कि बीजेपी उसको मैनेज कर ले। 10-15,000, 20,000 जहां कम फासले वाली सीटें होती हैं, कि जहां कम फासले से जीत और हार का होता है। तो इस मैसेज के जाने की वजह से और भी ये अंदर उनके अंदर भावना आई है कि मैसिव वोटिंग करनी है। इतनी वोटिंग करनी है कि उनको ये मैन्यूवरिंग का, उसमें मैनेज करने का ऑप्शन ना मिले। अब आइए मुद्दों की बात करते हैं। हरियाणा में जवान, किसान और पहलवान, ये बना है मुद्दा और यही नारा चल रहा है। विनेश फोगाट को आप पहलवानों के उसमें जो है मान लीजिए, किस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ, किस तरह से ओलंपिक में भी उनके साथ जो सवालिया निशान खड़े हुए कि जिस तरह से उनको एक मामूली सा 200 ग्राम जो है आप वजन बढ़ने की बात करके हटा देते हैं, कोई इफेक्टिव नहीं हुआ। क्या साजिश थी? लोगों को ये तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आप एक्सप्लेन ना कर पाए लेकिन आप जान जाते हैं कि गलती क्या है।
और आप बिल्कुल। वहां कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हम चुनाव प्रचार में भेजेंगे। कह देना ही काफी है। इतना कैसे सोच कैसे लिया कि आप उनको चुनाव प्रचार में भेजेंगे? आप कंगना रनावत के स्पीच को सुन लीजिए इसी मौके पे। वो ताबूत पे आखिरी कील की तरह एक तरह से आके लगा कांग्रेस के बीजेपी के उसमें, कि वो कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं फार्म बिल आना चाहिए। वो तीनों किसान कानून जो है किसानों के लिए जो बने थे, जिनको मोदी जी ने साल भर के बाद ये कह के वापस लिया कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। 700 किसानों की शहादत के बाद, जिसके लिए एक दिन उन्होंने संसद में मौन नहीं रहने दिया, उनको श्रद्धांजलि देने नहीं दी, आज भी वो उनको किसान मानते ही नहीं है। इसी बीच में आपको याद होगा, खट्टर साहब ने भी एक दिन कह दिया कि ये जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए लोग हैं ये किसान उसान नहीं है। तो आप लगातार उनको जलील कर रहे हैं, उनके समूचे आंदोलन को जलील कर रहे हैं। और इसका गुस्सा कितना है, इसका एक रिफ्लेक्शन कि आप सोचिए कि जो वर्दी में होता है वो व्यक्ति कितना डिसिप्लिन होता है। सीआरपीएफ की वर्दी में हो, सीआईएसएफ की वर्दी में हो, किसी भी उसके वर्दी में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, एक महिला चंडीगढ़ में कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसकी मां भी उस आंदोलन में थी, जिसको आपने कह दिया कि ये तो 100-100 रुपए, 200-200 रुपए लेके आए। आपने कह दिया कि किसानों के आंदोलन में तो बलात्कार हो रहे थे और लाशें टांगी जा रही थी। पता नहीं क्या-क्या कह दिया। क्या-क्या कह दिया ये पता ही नहीं। और ढंग से कांग्रेस ने उन लोगों बीजेपी ने लोगों से माफी तक नहीं मांगी ढंग से। सिर्फ उसको ये कह दिया कि नहीं, ये उनका निजी बयान है। निजी बयान है मतलब आप उसको मानते हैं। क्या मतलब है इसका? तो अग्निवीर योजना को याद करिए, सबसे ज्यादा दुखी हरियाणा के किसान और उनके जवान हुए, जो या तो खेलों में जाना पसंद करते हैं, मेडल लाना पसंद करते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं, या देश की रखवाली के लिए जवानों के रूप में सेना में भर्ती होना चाहते हैं। आपने उनको निराश कर दिया है। और आप रोज जो है लॉलीपॉप छोड़ रहे हैं कि यहाँ हम तुम्हें दे देंगे, कोटा दे देंगे, यहाँ 10% रिजर्वेशन दे। क्या मजाक है भाई? 10 जगह रिजर्वेशन क्यों? वहीं क्यों नहीं? और आज जो सेना में जो पुराने लोग जो बड़े मुखर होते थे, जो बीजेपी के प्रति, वो एक कर्नल हैं साहब, वो बड़ा मुखर रहते थे, कर्नल बख्शी, आपने नाम सुना ही होगा। वो बिल्कुल। तक डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं सरकार। उनको भी लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। आपने कोविड के दौरान भर्तियां नहीं की, जवानों की कमी हो गई है, और आप उसको ये 4 साल वाले अग्निवीर योजना के थ्रू भर्ती करना चाहते हैं। क्या मतलब क्या है? आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ही सरकार आते हैं। एक टर्म में केंद्र की सरकार सिर्फ 5 साल के लिए आती है। ये मान के कि आप ही की ये जागीर है, आप इस तरह फैसले कर रहे हैं देश के बारे में। ये कैसे देश इसको। राहुल गांधी ने सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया था कि राम मंदिर के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, सनातन के नाम पर एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया था कि भैया आप कुछ भी बोलेंगे तो सनातन के खिलाफ हो जाएगा। तुरंत रामद्रोही कह दो, देशद्रोही कह दो, कुछ भी बोलेंगे तो साहब ये तो राष्ट्रवाद के खिलाफ है। ऐसा माहौल बना रखा था कि लोगों को बोलना मुश्किल हो रहा था। किसी को बोलते ही आप तुरंत उस पे लपेट लीजिए कि ये तो रामद्रोही है, ये राष्ट्रद्रोही है। अब जब अयोध्या में स्वयं भगवान राम ने इनको जब नकार दिया, हनुमान जी ने गदा लेके खदेड़ा है वहां से, तब इनको लगा है कि नहीं, अब होश में आए हैं वहां से। फिर भी वो सिलसिला जारी। सबसे पहले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जिस तरह से जोरदार तरीके से इस जीत के बाद, 2024 की जीत के बाद, हाउस में जो डिमोलिश किया इस फॉल्स इमेज को, तब से कांग्रेस के लोगों में थोड़ा साहस आया है। वो तब बोलने लगे हैं। बड़ी चर्चा हुई, बहुत विवाद हुआ, लेकिन साफ साफ उन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह पे कहा कि ये हिंदू नहीं है। ये साहस, इसको तोड़ने के लिए, ये जो इमेज, जो एक झूठी इमेज बनाई गई थी, उसको तोड़ने के लिए ये एग्रेसिवनेस जरूरी था। किसी न किसी को फ्रंट पर आना था, वो आए। आज भी जब ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अब आप सोचिए कि पहले कभी हुआ कि देश की वित्त मंत्री के खिलाफ किसी कोर्ट में एफआईआर दर्ज हो रहा हो? भाई,
किसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होता है, तब तो आप बड़े खुश होते हैं कि साहब वहां मानहानि का मुकदमा हुआ, उनको पेश होना चाहिए, उनको जाना चाहिए, और वो जाते भी हैं, पेश भी होते हैं, और उस मामूली से केस पे उनकी सदस्यता भी चली जाती है पार्लियामेंट की। क्या वही नियम माननीय वित्त मंत्री पर लागू नहीं होता है? क्या उनको भी इसी आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कि भाई आप पे एफआईआर हुआ है, और एफआईआर किस मसले पे हुआ है? वह मसला जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि सब चीजें जेबों में आपसे छीन कर, आम आदमी की जेब से छीन के, किसानों की जेब से छीन के और कॉरपोरेट्स को दी जा रही हैं, उसका खुल्लम खुल्ला एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड। और है क्या इसका खुल्ला? पहले तो एसबीआई ही नहीं बताना चाहता था कि हमने किसको दिया, कब दिया। अब तो वो सारे के सारे जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ गए हैं, किस तारीख को किस कंपनी ने दिया। ऐसी कंपनियां हैं जो खुद तो उनको दिवाला की तरह हैं, और वो जो है लोन दे रही हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसे दे रही हैं पार्टी को। किसको दिया है? सबसे ज्यादा बीजेपी को दिया। क्यों दिया भाई? उसके खिलाफ जो केसेस थे उस पे क्या असर हुआ? क्या इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? और क्या आज नहीं तो कल इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा या नहीं होगा? भाई जब लालू यादव के खिलाफ मामला हुआ चारा घोटाला का, तो चाहे कोई भी सरकार रही हो, उनको बचा नहीं पाई ना। देवेगौड़ा की सरकार भी नहीं बचा पाई, जो उनकी अपनी सरकार थी आरजेडी की, जिस पार्टी के वो अध्यक्ष थे, जिसके वो प्रधानमंत्री देवेगौड़ा बने, बाद में आईके गुजराल भी बने, क्या वो बचा पाए? क्योंकि कानूनी तौर पर वो इतने फंसे हुए थे कि उनको जेल जाना ही पड़ा, सजा भुगतनी पड़ी। तो जी, जिसने भी जो बिल्कुल। कुछ भी किया है, आप जो कह रहे हैं, एक तरफ चीजें स्पष्ट हो रही, जो बात बहुत लंबे समय से राहुल गांधी कहते रहे, वो बातें अब एक्सपोज हो करके इस रूप में आ रही कि उनको जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नहीं चाहिए का तो सवाल ही नहीं उठता, जाना चाहिए, इसको लेकर के लोग आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ है कि हरियाणा के चुनाव से भी इसका सीधा संबंध जुड़ता है। हमने पहले ही कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों को वो हरियाणा से जोड़ रहे हैं, और हरियाणा के मुद्दे सीधे राष्ट्रीय मुद्दे बन रहे हैं। ये है। तो हम एक तस्वीर आपके सामने दिखा, आज जो तस्वीर बहुत चर्चा का विषय बनी है, वो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि राहुल गांधी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के हाथों को पीछे से खड़े होकर जोड़े हुए हैं। और ये तस्वीर बहुत मुश्किल से 3 सेकंड के लिए ये तस्वीर बनी थी, इसलिए विजुअल में दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने उसका फ्रेम काट करके दिखाया है कि ये राहुल गांधी दोनों के हाथ मिला रहे हैं, और ये बहुत बड़ा संदेश है। जाट और दलितों के बीच में एका का संदेश है, संगठन के भीतर भी एका का संदेश है। और अपने भाषण में भी राहुल गांधी ने ये कहा है कि 36 बिरादरी की सरकार बनेगी। सिर्फ सरकार नहीं बनेगी, हिस्सेदारी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। ये बातें इस पर कह करके उन्होंने जो कोई भी शंका जिनके मन में है कि हुड्डा कांग्रेस है या रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है कि कुमारी शैलजा कांग्रेस है, उन सारी चीजों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। और ये बताया कि ये सरकार जो है मुद्दों पर चलेगी, सबको साथ लेकर चलेगी, और किस किस्म की होगी, जिसमें कहा जस्टिस जो है सबसे पहले है। प्रियंका गांधी और भूपेंद्र हुड्डा जी दोनों ने अपनी स्पीच में वहां जो पहली नारायणगढ़ वाली स्पीच में, अंबाला वाली स्पीच में ये बात कही कि सम्मान बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी ने सम्मान से आगे बात कही, बोली सम्मान तो जरूरी है, लेकिन बिना पैसा के लिए कुछ नहीं होगा। हम जितना पैसा अमीरों को दिया जा रहा है 16 लाख करोड़ रुपया, उतना पैसा हम गरीबों को भी देंगे, तब सम्मान का मतलब होगा। अन्यथा यहाँ बच्चे मजबूरी में घर बेच करके, जमीन बेच करके, साहूकार से पैसा लेके 35 से 50 लाख का इंतजाम करके अमेरिका भाग रहे हैं, और
पढ़ने के लिए लोगों को मुश्किलें हो रही हैं, हर तरह का वर्ग है, सब पीड़ित है, तो हमारी सरकार जो होगी वो सम्मान भी देगी और पैसा भी डालेगी। और उसके बाद उन घोषणाओं का भी जिक्र किया जिसमें महिलाओं को 3,000 रुपए देने की बात, युवाओं को 3,000 देने की बात, किसानों को देने की बात, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात, ये सारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने जोड़ा कि हम देने का काम करेंगे तो आम लोगों को। और ये भी स्पष्ट किया कि हम ऐसा नहीं कि अमीरों को फायदा नहीं होना चाहिए, उद्योगपतियों को फायदा नहीं होना चाहिए, फायदा हो, लेकिन मुफ्त को उन्होंने वर्ड नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कहता हूं, लेकिन सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करके कोई फायदा ना हो, जनता को खून चूस करके कोई फायदा ना हो, ये उनके कहने का सार था। तो उस तस्वीर पर आते हुए थोड़ी सी आपसे टिप्पणी चाहता हूं जी। देखिए, इन्होंने जो मैनिफेस्टो अपना कांग्रेस पार्टी ने वो जारी किया है, वो तो निश्चित रूप से वो काफी प्रभावी है और वो जनोन्मुख है, जनता से जुड़ा हुआ है। वो जनता के कंसर्न को दिखाता है कि जो बेरोजगारी है, जो गाँव में भूखमरी है, जो 80 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, उन लोगों के प्रति जो चिंता है, उसको चाहे वो 5 लाख के आयुष्मान की जो बातें हो, उसको 25 लाख उन्होंने कवरेज की बात कही है और भी तमाम क्षेत्रों के लोगों को चाहे युवा हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, सबके लिए उन्होंने कुछ न कुछ चीजें घोषित की हैं। साथ-साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की जो बात उन्होंने कही है, वो उसका बहुत बड़ा असर है। किसानों की आय इन्होंने तो बात कही थी कि 2022 तक ही दुगनी हो जाएगी, दुगनी कहाँ हुई आप उसको मान ही नहीं रहे हैं। एमएसपी बार-बार कह रहे हैं कि इतने क्षेत्रों में आप एमएसपी की लिखित गारंटी अगर किसान चाहता है और आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, तो आप दे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों समझ रहे हैं कि ये देश आपकी जागीर है? आप लोग अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाते हो अगर वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। यहाँ तो कांग्रेस ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात। क्या किसी के घर से जा रहा है? आप जनता के दिए हुए पैसे से ही तो वापस उसको लौटा रहे हैं। अगर वो बेटर मैनेज कर सकता है, कांग्रेस अगर बेटर मैनेज कर सकती है तो दे विल डू इट। आप उसको ये कह के कि नहीं फ्रीबीज और फ्रीबीज तो आपने भी दिए जनाब। आप कहते हैं कि आप दूसरे दें गलत है, तो फिर आप 6,000 रुपए आपने किसानों के लिए सम्मान निधि कैसे तय किया और कैसे उसको देना शुरू किया? चाहे आप 2 रुपया दें या 10 रुपया दें, कम दें या ज़्यादा दें, आज इन इन सब चीज़ों को लेके बिहार से खबरें आ रही थी, हालाँकि वहाँ भी अगले ही साल चुनाव है और वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। हो क्या रहा है कि पूरे प्रदेश में पहले आपको जैसे मोबाइल रिचार्ज करना होता है, वैसे आपको मीटर रिचार्ज करना होगा। 500 रुपए का आपने रिचार्ज किया, अचानक रात को बिजली चली गई। क्यों भई आपका खत्म हो गया और वो जब तक आप उसको दोबारा रिचार्ज नहीं करेंगे वो ऑन नहीं होगा। हो सकता है कि रात के समय किसी के पास पैसे ना हो, तो वो रात तो उसकी कटी है ऐसे ही, अगले दिन सुबह इंतज़ाम करेगा। ये कैसी व्यवस्था है? किसको लाभ पहुँचा रहे हैं आप? स्मार्ट मीटर के नाम पे आप लाभ तो कॉर्पोरेट को पहुँचा रहे हैं ना। इसी तरह की जम्मू व्यवस्थाएँ अन्य राज्यों में हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है और प्रियंका गांधी ने जम्मू की सभा में इस स्मार्ट मीटर को खत्म करने का वादा किया, तो वहां उपस्थित समूह ने तालियां बजा करके उस वादे का स्वागत किया जी। बिल्कुल, तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना देखिए पहली बार कोई केंद्र की सरकार है, जो ढूँढ-ढूँढ के ऐसे विषय उठाती है जो एक-एक व्यक्ति को प्रभावित करता है और एडवर्सली प्रभावित करता है। आप याद करिए डिमोनेटाइजेशन ने, नोटबंदी ने एक-एक व्यक्ति को प्रभावित किया, जीएसटी ने एक-एक व्यक्ति को प्रभावित किया। पिछले दिनों दिल्ली में क्या हुआ कि इन्होंने कहा 15 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी और उसका कोई रिन्यूअल नहीं होगा। अचानक ये कानून आप जिसकी अच्छी भी गाड़ी है, सोचिए कोई रिटायरमेंट के एज में है, कहाँ से अचानक 5-10 लाख रुपए लाएगा नई गाड़ी खरीदने के लिए और आप उसको कौड़ी के भाव में आपने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ अगर पुरानी बिक गई, तो नई गाड़ियाँ कॉर्पोरेट की खरीदी जाएँगी, उससे फ़ायदा कॉर्पोरेट को होगा। ये कौन-सी नीति है भई? जब वो पॉल्यूशन आप चेक करा लीजिए, डबल चेक करा लीजिए, वैसे तो मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि पॉल्यूशन तो कार बनाने वाली कंपनी को तय करना चाहिए कि उसकी गाड़ी में पॉल्यूशन क्यों है।
उसकी गाड़ी धुआं क्यों दे? खैर, विषय ये अलग हो जाएगा। हरियाणा में जिस तरह से अभी माहौल बना है, आपने उनकी चर्चा की कि जम्मू कश्मीर में प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए। अ, यहाँ भी हरियाणा में भी प्रियंका की जो सभाएं हुई हैं, वो जबरदस्त सभाएं हुई हैं। जो मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, वो जबरदस्त हैं। उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ा है। उन्होंने युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की बात की है, विनेश फोगाट की बात की है। वहां पर किस तरह से उनका उनका अपमान किया गया, पहलवानों का, महिला खिलाड़ियों का किस तरह से अपमान किया गया, ये सारे मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, और वो जनता उनसे एक कनेक्ट महसूस कर रही है। इन दोनों नेताओं से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से एक कनेक्ट सा फील हो रहा है। इसलिए मैं फिर वापस योगेंद्र यादव की बात पे आता हूं कि वो कह रहे हैं कि या तो आंधी चल रही, या तूफान चल रहा है, या सुनामी चल रही है, और दिख रही है कि सुनामी चल रही है। आज एक और वरिष्ठ जर्नलिस्ट से बात हो रही थी जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं। बोले अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कमी आती है, तो समझिए कि कोई न कोई इसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली या कमीशन के थ्रू या किसी उसके थ्रू कोई न कोई खेल रचा गया है। वरना जो जन सैलाब दिख रहा है, जो जनता के बीच भावना दिख रही है, कई वीडियोज आए जहां पे बीजेपी नेताओं को खदेड़ा गया है। मुख्यमंत्री अपने इलाके में फंसे हुए हैं। तो दो टर्म जो है, खट्टर साहब को ये डबल इंजन की सरकार चलाने का मौका दिया और लास्ट मोमेंट पे उनको हटाया, तब जब बीजेपी को एहसास हो गया कि इन्होंने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को पूरी तरह खटारा कर दिया है, तो खट्टर साहब को आपने हटाया। अब वो ही खट्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं वो बातें ही ऐसी करते हैं, या तो वो जानबूझ के कर। अभी एक वीडियो आया था जिसमें एक नेता ने कहा कि साहब बीजेपी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन आपके हमारे इलाके का एमएलए हारेगा। अब उसको ने भरी सभा में उसको उन्होंने जलील किया, पकड़ो इसको, पकड़ो, कौन है इसको, गिरफ्तार करो और हटाओ इसको, ले जाओ। ये क्या तरीका है? आप मतदाताओं से ऐसे ही कनेक्ट करते हैं? किसी एक को नहीं कहा आपने, आपने तो सारे मतदाताओं का अपमान कर दिया। तो ये सभाएं हो रही हैं वहां पर, इसलिए मुझे लगता है, और बीजेपी के हाथ से बाजी निकल चुकी है। अब वो पीछे मुड़ के नहीं आ सकती कि मैंने, अब आप अपना विश्वास कायम कर लें, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि लोगों ने न सिर्फ हरियाणा में देखा है, बल्कि देश भर में देखा है, कहाँ क्या हो रहा है। अचानक इतने सारे पुल टूटने लग गए, इतनी सारी रेल दुर्घटनाएं होने लग गई, इतनी सड़कें उखड़ने लग गई। आपने जिस जिस को अपना वो बनाया था कि साहब ये राम टेम्पल में पानी चू रहा है, पार्लियामेंट में पानी चू रहा है, ये साजिश है किसी की? ये है विकास आपका? स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हुई सड़कें आपकी उधड़ रही हैं पत्ते की तरह। आप जो वीडियोस फ्लोट हो रहे हैं, चारों तरफ चल रहे हैं, वो झूठे वीडियो थोड़ी हैं। कोई मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, वो फेक, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वहां से जनरेटेड नहीं है, ग्राउंड से आ जी। रही है। जहां के लोग देख रहे हैं, वहां के डाल रहे हैं। शिवाजी की मूर्ति किसी फेक इंडस्ट्री ने उसको तोड़ दिया? ये तो साफ दिख रहा है ना। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, असल में इनका जो डेवलपमेंट का जो ढकोसला था, उसकी पोल ईश्वर ने ही खोल दी है, प्रकृति ने खोल दी है। एक ही बरसात में सब कुछ चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो गई कि कितना स्पेस टेक्नोलॉजी है और कितना इसमें बिना करप्शन का काम हुआ है या क्या हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी भी ये लोग सबक नहीं सीख रहे हैं। अभी खड़गे जी एक सभा में थोड़े से थकावट से बेहोश से हो गए, उसके बाद उठ के वो आए, तो उन्होंने ज़ाहिर है अपने मतदाताओं को ये सांत्वना दी कि साहब अभी हम मरेंगे नहीं जब तक इनको, मोदी जी को हटा नहीं देंगे। अब देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का ये पूरा उद्देश्य रहता ही है, मिशन ही रहता है कि वो अपोजिशन पार्टी जो भी है, रूलिंग पार्टी जो भी है, उसको वो हटाएंगे। ये कौन सी छुपी हुई बात है? आपने उसको ट्विस्ट कर दिया कि मोदी जी के बारे में इतना नफरत। अरे भाई, आप लोग ट्विस्ट करने की कला में माहिर हैं। जब बजरंग दल का मसला उठता है कर्नाटक में, तो आप उसको बजरंग बली से जोड़ देते हैं।
ऐसे कई मसलों पे, और ऐसा कर करके खास तौर से आप गौर करेंगे प्रेम जी, आप कई सारे चैनलों पर जाते हैं, आप भी डिस्कशन में शामिल होते हैं। मेरा तो मानना है कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कर रहा है, तो उसके ये जो अनाप-शनाप बोलने वाले प्रवक्ता हैं, वो कर रहे हैं। जिस तरह से एग्रेसिव होके, जिस तरह से वो उस लैंग्वेज में बात करते हैं, उससे उनका पार्टी की जो छवि है, उनका वैसे भी पार्टी का चेहरा, एक तरफ कंगना रणावत है, दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह है, तीसरी तरफ गिरिराज सिंह है। ये लोग पार्टी का चेहरा है। गिरिराज सिंह को कभी आपने सुना कि अपने मंत्रालय के बारे में कोई बात कर रहे हो? कोई डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? कभी नहीं। वो जब बात करेंगे तो आपको पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे। लेकिन गिरिराज सिंह को हरियाणा में क्यों नहीं ले जाते चुनाव प्रचार करने के लिए? इस बारे में कुछ कहेंगे क्या? ले जाएंगे तो और उनको पता चल जाएगा कि कहाँ आ गए हैं हम। एक तो एक बाइट हरियाणा सुनाते के हैं। लोग। राहुल गांधी ने आज सभाओं में तो बोला ही, और सड़क पर भी उतरकर माइक से भी कहा, और जहां जहां भी इकट्ठा होकर लोगों के साथ मुलाकात की। जैसे कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं, जैसे उन्होंने जो मुलाकात की है फुल स्क्रीन में देखिए, आम लोगों से मिलते हुई तस्वीरें हैं। आप देखेंगे बिल्कुल आम लोगों से, ये ऐसा नहीं कि कोई बहुत धनी धनाढ़े लोग हैं, आम लोग हैं जिससे राहुल गांधी मिल रहे हैं। आप ये भीड़ की तस्वीर देखिए, ये हाँ, कितनी जबरदस्त भीड़ है जहाँ, और जहां पर की सभा हुई थी, और ये बताती है ये तस्वीर कि क्या माहौल है, माहौल बताती है। ये तस्वीर बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। आम लोगों से मिल रहे हैं। और इसके अलावा हम एक विजुअल आपको दिखाना चाहते हैं, ये भी वैसी तस्वीर, जब इंटरेक्शन की तस्वीरें हैं। हम ये बता रहे हैं कि हर तरह के लोगों से वो मिल रहे हैं, मतदाता के हर वर्ग को छू रहे हैं। एक छोटी सी बाइट सुन लेते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के युवाओं को ये रोजगार क्यों नहीं दिया? ये सवाल है, और इन सवालों के जवाब देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यहाँ आते हैं, लंबे भाषण कर जाते हैं, और जो आपके दिल की बातें हैं वो करते नहीं, अपने मन की बात करके चले जाते हैं। मगर अब आप नरेंद्र मोदी जी को पहचान गए। उन्हीं ने आपको बताया कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, आप लोग इंसान हो, हिंदुस्तान के नागरिक इंसान हैं, मैं इंसान नहीं हूं। मेरा तो नरेंद्र मोदी का सीधा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है। ऊपर से वो कहते हैं, मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है, सारे के सारे ऑर्डर नरेंद्र मोदी जी को अदानी जी की मदद करने के लिए दे रहे हैं। जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, किसानों के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए हमने निर्णय लिया है, जैसे ही यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, पहला काम हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने जा रहे हैं। महिला के हर बैंक अकाउंट। ये कह रहे हैं राहुल गांधी, आप सुन रहे थे, और कितना कनेक्ट कर रहे हैं सो देखिए। नॉन बायोलॉजिकल को उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी जी से जोड़ दिया कि ये खुद ही बोलते हैं अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल, और फिर कहते हैं कि इनको जो ऊपर वाला भगवान आदेश देते हैं वही ये करते हैं। तो भगवान क्या यही आदेश देते हैं कि अडानी की तिजोरी भरते रहो और आम जनता के पास से पैसे खाली करते रहो? ये जो लोगों के बीच में खड़े होकर जब बोलते हैं, तो देखिए सब क्लैपिंग मोड में आ जाते हैं। जनता जनता स्वागत कर रही है उनके भाषण का, और जैसे अडानी किसान के खिलाफ आंदोलन बोलते से हैं। जी। किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके रहे हैं, वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये इलाके रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों ने देखा है कि उनके साथ कैसे सरकार ने मतलब एक विदेशी की तरह व्यवहार किया। ऐसा लगा कि कोई विदेशी घुस रहा है, आप उसको उस तरह से कंटीले तारों के बाढ़, और इतने इतने बाढ़ तो आपने बांग्लादेश की बॉर्डर पे नहीं लगाए थे भाई साहब। मैं बांग्लादेश की बॉर्डर पे लगातार कई बार गया हूँ वहां पे, और देखा है मैंने
अगर इतना लगाते तो हर जगह घूम घूम के कहते हैं रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए। कोई इनसे ये नहीं पूछता कि केंद्र में आपकी सरकार, असम में आपकी सरकार, मणिपुर में आपकी सरकार, मेघालय में आपकी सरकार, ये नागालैंड में आपकी सरकार, ये रोहिंग्या आ कहाँ से रहे हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास, अगर मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल को कहते हैं, तो आपकी बीएसएफ क्या कर रही है? तो आप लोगों पे आरोपित करते हैं। तो ये जो वहां माहौल दिख रहा है हरियाणा में, जो आप क्राउड आपने अभी दिखाया, ये एक सहज क्राउड है। ये क्रिएटेड और मतलब ये बसों में भर भर के दूसरे जिलों से लाए हुए क्राउड नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस क्राउड है, और इस क्राउड को हम लोगों ने अभी जितना देखा है, उससे पहले एक एक कैंडिडेट के नॉमिनेशन के समय में भी देखा था। जबकि बीजेपी की सभाओं में कई जिलों से लोगों को भर भर के लाया जाता है ताकि कुछ भीड़ इकट्ठी हो, और इसके बावजूद भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है। तो आप सोचिए कि जनता कितना दुखी हो चुकी है आपसे, और क्यों नहीं दुखी होगी। हर योजना में आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं आप कॉरपोरेट की मदद करते हुए लगते हैं, और आम जनता को आप जो है उनके साथ छल कर रहे हैं। उनके बारे में कोई सोच ही नहीं है। अभी आपको बताना चाह रहा हूं प्रेम जी, कि जब राहुल गांधी ने 2024 के अभी पिछले ही इसी साल के लोकसभा चुनाव में जब कहा कि 8-8 हजार वो देंगे, हर युवा को देंगे, साल भर तक देंगे, अगर वो नौकरी नहीं है बेरोजगार को, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये लोग मानते नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते हैं, आंकड़ेबाजी करते हैं। आज तक इसके बारे में कोई ऑथेंटिक डाटा ये नहीं रख पाए कि कहाँ रोजगार दिया है आपने, पकौड़ा बनाने में रोजगार दिया है। ये जो ज़ोमैटो और ये खुल गए हैं, उसके जो बाइक पे बेचारे लड़के घूम रहे हैं, उनको रोजगार दिया है, आप वही रोजगार मानते हैं। तो ये ना आंकड़े देते हैं, और ना ही इनकी देने की नीयत है। 24 के बजट के चुनाव के बाद जब बजट इन्होंने पेश किया, तो इन्होंने उसका जवाब राहुल गांधी के उस योजना का दिया कि हम 1 करोड़ लोगों को 5-5 जो है 1 करोड़ युवाओं को 5-5 हजार रुपए 1 साल के लिए इंटर्नशिप देंगे। अब 90 दिन से 100 दिन से ज्यादा हो गए ना, अभी तक उस योजना का अता पता नहीं है कहीं पे, क्योंकि फिजिबल थी ही नहीं। आपने कहा कि हम 500 कॉर्पोरेट को कहेंगे कि वो सीएसआर फंड से, उसके लिए भी फंड वंड नहीं दे रहे हैं, करे सीएसआर फंड से उसमें लगा लो। अच्छा भाई, 500 आपने कंपनियों को कहा, एक कंपनी कितने लोगों को ट्रेन करेगी, और 5,000 में कौन सी ट्रेनिंग हो जाती है भाई साहब? आजकल तो और इंटर्नशिप भी अब 10-15 अब हजार तो 20,000। कोविड के बाद ऐसा रूप बदला है कि कंपनियां अपना ऑफिस स्पेस कम करके और हाँ, तो कम कहाँ दिन ऑफिस बिठाएंगे? आने के लिए बोलते हैं, घर से काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम, और बिल्कुल। हफ्ते में 2 एक दिन सर्टेन आइए। तो एक सर्टेन ऐसे में परसेंटेज अभी इंटर्न्स भी को घर से काम बैठाने कर के रहा बाद है। कहाँ से? जी जी। कहाँ कहाँ से उसका वजन उठाएगा, वो कहाँ से खर्च उठाएगा उसका? ट्रेनिंग देना, मान लीजिए 5,000 आपने सीएसआर से दिलवा दिया, उसके बाद उसके बैठने की व्यवस्था, उसके बिजली, उसका खर्च, उसकी बाकी सारी चीजें, और उसका उस पे कोई ना कोई गार्जियन, उसको सुपरवाइजर बिठाना पड़ेगा जो उसको ट्रेंड करे, सिखाए, बताए। ये कौन करेगा एक्सपेंस? तो आपने जी ऐसी योजना बनाई जिसको आप ग्राउंड पे ला नहीं रहे हो, इसलिए नहीं कि आपका इंटेंशन ही ठीक नहीं है। हमने नीति आयोग की एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें लिखा गया है साफ-साफ कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ओके, इट्स अ जनरल प्रॉब्लम, लेकिन हमारा दूसरा इश्यू है, हमारा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब होना चाहिए। अटल जी के समय में उन्होंने गंभीरता पूर्वक कमेटी बनाई थी। मोंटेक सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, और उसमें 10 मिलियन रोजगार देने की बात हुई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और दिया, और उसके बाद ही आपको याद होगा कि जब उनकी सरकार चली गई, मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने, और उसके बाद ही जब यूपीए सरकार आई तो उसने ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना शुरू की, और उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को, कम से कम निचले तबके के लोगों को कुछ काम मिला। आप उसके भी खिलाफ थे, आप उसको भी खत्म करना चाहते थे, तो ना उसको सपोर्ट कर पाए, ठीक से प्रमोट कर पाए, ना ही उसको खत्म कर पाए, ना उसके मुकाबले कोई आप योजना ले आ पाए कि हाँ भाई, अगर ये योजना खराब थी तो इससे एक अच्छी योजना हम पेश करते हैं। तो नियत नहीं है। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आपकी नियत में ही प्रॉब्लम है। आप चाहते ही नहीं है कि इस तरह का कोई काम करें, इसलिए कोई कमेटी नहीं बनी। इसीलिए आप देखेंगे स्किल डेवलपमेंट, कई बार आपको बीजेपी के नेता कहते हुए मिल जाएंगे, नौकरियां तो बहुत हैं, लोग स्किल्ड नहीं है।
तो भाई साहब आपका एनएसडीसी क्या कर रहा है? आपका स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आप ही को तो स्किल डेवलपमेंट करना था, ये किसको करना था? तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। समस्याएं हैं और इसको जनता अब समझ चुकी है, इसलिए वो अपना मन भी बना चुकी है। पिछले चुनाव में भी बना लिया था। आपको याद होगा कि एडीआर के सवालों के जवाब आज तक आए नहीं हैं, जिसमें 79 सीटों पर वोटों की गड़बड़ी होने का आरोप एडीआर ने लगाया है। इलेक्शन कमीशन को दिया है, इलेक्शन कमीशन उस पे कुंडली मार के बैठा हुआ है। सर एडीआर ने तो जो कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है 2019 का इलेक्शन, उसका भी रिजल्ट वैसे ही है। अब तो इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन 24 हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठता है, हमारी अदालत पर सवाल उठते हैं। मैं एक कार्यक्रम कल का लेकर के आ रहा हूँ स्क्रीन पर। ये हरियाणा विजय संकल्प यात्रा कल जो कांग्रेस की हो रही है, मतलब आप समझिए 1 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है ये, और एक कुछ घंटों बाद वो है कि सुबह सवेरे बहादुरगढ़ से के पकौड़ा चौक से ये शुरू होगी और कई जगहों पर होते हुए लडरावन, कुंडल, सैदपुर चौक, खरखौदा, कुल्लूपुर चौकी होते हुए दोपहर 12 बजे एक जनसभा होगी हुड्डा ग्राउंड सेक्टर 15 सोनीपत में। इसके बाद फिर ये गीता भवन रोड, तिरंगा चौक, जहरी चौक गन्नौर में, उसके बाद उल्टेपुर गन्नौर, शहजादपुर गन्नौर, किलोईद गोहाना, बड़वासनी गोहाना, और आखिर में सब्जी मंडी में जनसभा के साथ खत्म होगी, यानी गोहाना में ये खत्म होगी। कल का कार्यक्रम है। एक खास बात जो हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो सभा कर रहे थे, वो सभा कर रहे थे कि 22 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यहाँ जुटा लो, हम सभा कर लेते हैं, 23 को जुटा लो, सभा कर लेते हैं, और 4 हिस्सों में बांट के 4 सभा करेंगे, 90 विधानसभा पूरा। ये उनका तरीका था। लेकिन इससे उलट राहुल गांधी ने तरीका निकाला कि 30 से ज्यादा विधानसभाओं में हम मूव करेंगे और डोर टू डोर जाएंगे, उनके बीच जाएंगे। प्रधानमंत्री जी उनको बुलाया, और जो 5-6 हजार की भीड़ है उसमें पर कंस्टिट्यूएंसी 500 भी नहीं बैठा। जो लोग आए उनको सुनने के लिए, पर कंस्टिट्यूएंसी 500 लोग भी नहीं आए नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और राहुल गांधी खुद जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये टैक्टिस स्टाइल जो है चुनाव को देखने का, लड़ने का तरीका, ये अचानक से राहुल गांधी ने अपोजिशन को, अपने प्रतिस्पर्धी को चौंका दिया, और ऐसा चौंकाया है कि इसका कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है, और बीजेपी की लुटिया डूब गई ऐसा लगता है। एक आखिरी कमेंट। आप ठीक कह रहे हैं। जो हालात वहां से नजर आ रहे हैं हरियाणा से, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पोल प्रेडिक्शन नहीं है, कोई एग्जिट पोल नहीं है। जो पल्स, जो गांव पे, जो सड़कों पे, जो जीटी रोड पे, जो सभाओं में, जो उनकी बातचीत में वहां से दिखाई दे रहा है, वहां से आ रहा है, इसमें ये साफ साफ चीजें नजर आ रही हैं। और कांग्रेस जिस तरह से स्ट्रांग फुट पे है और जिस तरह से अपने जनाधार को लगातार मजबूत कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हरियाणा का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का भी चुनाव, वहां भी इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं। जम्मू कश्मीर में तो प्रेम जी, अभूतपूर्व तरीके से इन्होंने राशिद इंजीनियर जैसे अलगाववादी नेताओं को छोड़ करके उससे साठगांठ कर लिया है। जमायत इस्लामी से साठगांठ किया है, जिसको अलगाववादी, आतंकवादी संगठन माना जाता रहा है, कहा जाता रहा है जम्मू कश्मीर में। उनके अनेक नेताओं को इन्होंने जो छोड़ा है, अंडरग्राउंड जो जेलों में अरेस्टेड थे, उनको या तो पैरोल पे छोड़ा है या उनको किसी तरह बेल दिलवा दिया है, और उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा करके राशिद के थ्रू साठगांठ करके वो वहां ये सोचते हैं, ये जो इनका फार्मूला है ना 35+10, ये जो अमित शाह जी ने फार्मूला रखा है कि 35 सीटें हम जम्मू रीजन से ले लेंगे, 10 सीटें हम यहाँ से ले लेंगे, और 1-2 सीटें और आएंगी तो हम सरकार बना लेंगे। 45 सीटों का वो है। हालांकि ये अलग बात है कि जम्मू रीजन में भी वो बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, क्योंकि वहां कम से कम 5 जिले ऐसे हैं जम्मू रीजन में जो मुस्लिम बहुल हैं,
और जिस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग चुनाव लड़ा था, पीडीपी ने अलग लड़ा था और कांग्रेस ने अलग लड़ा था, तब भी वहां बीजेपी को बहुत सी सीटें नहीं मिल पाई थी। तो उन रीजन में आप समझ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब कांग्रेस के साथ तालमेल है, तो क्या स्थितियां होंगी। वैली में लोग मैसिव वोटिंग कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन इस बात के पीछे उनकी मंशा समझिए। वो ये चाहते हैं कि भाई 10 साल से तो हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है हाउस में, आपने 370 हटा दिया, उसके बाद हमारी कोई विधानसभा नहीं है कि हम कहीं आवाज उठा सकें, तो कम से कम मुझे आवाज तो उठाने का मौका मिलेगा। तो वो आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं और उसको वो करना चाहते हैं। लेकिन आप जिस तरह से किसी समय आपने पीडीपी के साथ सांठगांठ किया, सरकार बनाई, साझा सरकार बनाई, और आप पीडीपी पे आतंकवादियों से मिले होने का और उनको सपोर्ट करने की पार्टी के रूप में आप ब्लेम करते हैं। अगर कोई दूसरा पीडीपी से तालमेल करे तो वो आतंकवादियों से मिला हुआ है और आप उसके साथ सरकार बना लेंगे तो कोई बात नहीं। ये अजीब सा चेहरा बीजेपी का हर जगह से नजर आ रहा है। आपने एक तस्वीर दिखाई यहाँ पर शैलजा का सपोर्ट करते हुए और हुडा के साथ हाथ मिलाते हुए। एक दूसरी तस्वीर वायरल हो रही है साउथ की आजकल। वहां पर एक नेता बीजेपी के एक विधायक जिन पे ये आरोप लगाया है एक महिला ने, और बाकायदा उनको अरेस्ट किया गया है, उनको जेल में डाला गया है, 14 दिन के रिमांड पे अभी हैं, जिसने आरोप लगाया कि विधान सौधा में इन्होंने बलात्कार किया, कार में मेरे साथ बलात्कार किया, और वो बीजेपी के नेताओं के साथ स्टेज पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर वायरल हो रही है। साउथ की खबरें इधर थोड़ा कम आती हैं, गूगल पे वो अवेलेबल है। तो ये जो चेहरा है ना कि आप कहते कुछ और हैं, कहते आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और जमीन पे कुछ और कर रहे हैं आप। जमीन पे आप ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाते हुए, कुलदीप सेंगर को, और तमाम ऐसी लिस्ट है जिसको बचाते हुए ना, उस आप बीएचयू के उन लड़कों का क्या हुआ? क्या उनपे उनके घर पे कोई बुलडोजर चला? सिलेक्टिव बुलडोजर आप चला रहे हैं। तो क्या ये देश को दिख नहीं रहा है? समाज को दिख नहीं रहा है? इन सब चीजों ने, और दूसरा एक अहम दबाव अभी बीजेपी के ऊपर और भी है, वो ये है कि अध्यक्ष का चुनाव होना है, और उसमें संघ ने जो है वो पेंच फंसा दिया है। जो खबरें आ रही हैं अगर सही हैं तो, कि भाई हमारी मर्जी का होगा नेता, पार्टी का अध्यक्ष चुन लो या प्रधानमंत्री चुन लो। दूसरा, उन्होंने प्रधानमंत्री वाले पे भी ये पेंच लगा दिया है कि 75 साल पूरा नहीं होना, 75वें में प्रवेश करने के बाद अब कभी भी हटाए जा सकते हैं। तो ये भी नजर आएगा इन दोनों चुनावों के बाद जो है उनका क्या असर होता है। फिर महाराष्ट्र के चुनाव भी होंगे, तो हो सकता है महाराष्ट्र तक लोग रुक जाएं। आज एक बड़ा दिलचस्प किस्सा महाराष्ट्र में हुआ है। असल में इसमें बीजेपी में भी और उनके जो एकाध एलाइज हैं उसमें होड़ मची हुई है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता कौन। आपने देखा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ढाबों पर सबके नाम लिखे जाएं और सब लोग अपनी आइडेंटिटी जाहिर करें। क्या मकसद था? यही मकसद था कि हिंदू जो हो हिंदू नाम लिखे, मुसलमान हो मुसलमान नाम लिखे। उसके बाद मोदी जी ने सोचा कि ये तो बड़े हिंदू नेता हमसे ज्यादा बन गए हैं, तो इन्होंने तुरंत कहा कि भाई जो आरएसएस के लोग हैं वो शाखाओं के साथ साथ माने शाखाओं में जा सकते हैं, जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को आपने अलाउ कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी आइडियोलॉजी को आज आप कर रहे हैं, मान लीजिए कल को आप इसी तरह के कोई दूसरी आइडियोलॉजी के लोग अगर इसी तरह का कानून बनाने लगे, क्या होगा? तो एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा दिलचस्प काम किया। मेरे मेरे ख्याल से 2-3 मिनट आपके पास समय होगा। उन्होंने हाँ बिल्कुल। उन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया है। अब ये जी। बताइए क्या तमाशा है ये? गौ माता के गौ माता होने में किसको संदेह है? लेकिन अब जब राज्य माता घोषित करते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ठीक है कि काउ स्लाउटर बैन है वहां पे महाराष्ट्र में, कई राज्यों में बैन है, ठीक बात। लेकिन वही महाराष्ट्र बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। 2016 का कोर्ट का फैसला ये कहता है कि काउ स्लाउटरिंग पे बैन है, खाने और इसके उस पे रखने पे अब कोई बैन नहीं है। तो खा रहे हैं लोग, कहां से आ रहा है? गोवा में आपकी सरकार है और वो उस पर बैन नहीं लगा पा रहे हैं।
नागालैंड में अभी 2 दिन पहले वहां पे कह दिया वहां की सरकार ने, जिसमें बीजेपी शामिल है, अहम पार्टी है, कि नहीं यहाँ पे गौ सम्मेलन नहीं होगा। 2 दिन पहले की बात है। वहां काऊ कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, गौ महोत्सव या गौ वो गौ उसका जो ध्वज एक फहराने की बात शंकराचार्य को हाँ, रोका गौ गया ध्वज था। फहराने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसको उन्होंने खारिज कर दिया। अब आप ये बताइए कि एक राज्य में किसी भी राज्य का स्टेटस राज्य माता का प्राप्त हो, अन्य राज्यों में उसकी क्या हालत हो रही हो, ये आप अन्याय कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। ये कैसा बिल्कुल। अपमान है? फिर उसके रखरखाव, गौ माता के रखरखाव की व्यवस्था, उनकी बाकी चीजों की व्यवस्था, और क्या इसको स्टेट को इसमें घुसना चाहिए? ये भी बड़ा सवाल है, बिल्कुल। स्टेट इसमें अगर ऐसा तो घुसेगा है नहीं तो कि किन किन गाय चीजों केवल को आप, किस किस को राज्य माता राज्य पिता आप घोषित करने लगेंगे, और उसके अन्य फेथ के लोगों का उस पर क्या असर पड़ेगा? मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये सेंसलेस कार्य है। इसमें उन लोगों ने ना तो कोई लीगल राय ली है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राय ली है, ना ही इसको पूछा है किसी विधिवेत्ताओं और उससे कि भाई इस पे क्या होना चाहिए। और जमीन पे आप उल्टा कर रहे हैं। जमीन पे आप ही के जो घटक दल हैं, आज ही की तारीख में, आज ही का ये सब, जो आपकी बीजेपी की घटक दल है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, वो लुलु मॉल, आपने नाम सुना है ना? बिल्कुल। लुलु मॉल जो कराची में अभी बना था, तो उसपे पहले ही दिन भगदड़ हो गई थी, काफी सारे लोग लूट के ले गए, मारे भी गए थे कुछ उसमें, वो लोग लखनऊ में बड़े भी और चर्चा में आया था उसी लुलु मॉल का। चर्चा में आया नहीं था? लखनऊ में भी आपने बनाने की इजाजत दे दी है। जी। और आपने उसको, आज चंद्रबाबू नायडू ने लुलु मालिक के एमडी अशरफ अली को बुलाया था, उसके साथ मीटिंग की थी, और उसको वाइजैग में, तिरुपति में और कुछ अन्य जिलों में उनको वहां पे अपना मॉल एस्टैब्लिश करने, और इसके अलावा जो फूड एक्सपोर्ट जो है सेंटर, वो एस्टैब्लिश करने की भी इजाजत दी है। और उस फूड एक्सपोर्ट में न सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि बीफ प्रोडक्ट्स भी हैं। तो आप एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कर रहे हैं, तो क्या जनता बेवकूफ है कि इसको नहीं समझती है? दोनों में से बिल्कुल। कोई एक राय सही होगी ना। तो ये चेहरा है जो इनका धीरे धीरे एक्सपोज होता जा रहा है। और जितना झूठ फैलाने की कोशिश इन्होंने फेक न्यूज के थ्रू, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, और अपने सो कॉल्ड कुछ न कुछ ऐसे जो प्रवक्ता हैं, जो इनके पार्टी के कुछ लोग ऐसे, तो उनके बयानों के थ्रू, इससे पार्टी की इमेज खराब हो रही है। इससे पार्टी का जो पार्टी विद डिफरेंस का जो एक इमेज था, वो मुझे लगता है कि ये समाप्त हो रहा है। और इसकी चिंता संघ के बड़े नेताओं को भी है, और भाजपा के भी जो गंभीर नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, उनमें भी बहुत चिंता व्याप्त है। तो ये देखना होगा कि अब पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होता है, और वो किस तरह के बदलाव लाता है, या इसी तरह का चेहरा चलता रहेगा। अगर यही रहेगा तो 400 से जैसे आप नीचे आए, वैसे और फिगर आपकी हर स्टेट में खराब होगी। राजनीतिक आपकी जमीन जो है वो खिसकती चली जाएगी। जी। तो इजाजत लेने का वक्त, आप हम अपने तमाम दर्शकों से आग्रह करते हैं कि वो प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन का बटन दबाएं। और आज की चर्चा अगर आपको बेहतर लगती है तो इसी तरीके से जैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं। और यूट्यूब, सोशल मीडिया तो ऐसा है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी वो जिंदा रहता है, वो टीवी चैनल की तरह प्रोग्राम नहीं होता है। तो जो दर्शक बाद में भी जुड़ते हैं वो भी अपनी राय जरूर रखें। और हमें दीजिए इजाजत। ओंकारेश्वर पांडे जी को बहुत बहुत आभार, नमस्कार, और आप धन्यवाद। सबका धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि। थैंक यू।